वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप BHU BCom MCom का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom MCom का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU MCom का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? होप सो आप लोगों की तैयारी अब अच्छी चल रही होगी कॉमर्स नेशन के साथ जुड़ के। फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 2 शेयर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पार्ट 1 में मैंने शेयर के कुछ टॉपिक को डिस्कस किया है, आज शेयर का ये पार्ट 2 है। तो जिन्होंने उस पार्ट 1 को नहीं देखा है शेयर के, तो उस पार्ट 1 को पहले आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स इस पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। तो पार्ट 1 को पहले देख लीजिए जो नहीं देखे हैं, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। इसमें हम लोगों ने पिछले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और बातों को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोविजन फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर को जो आप रिडम्पशन करोगे, इसके लिए प्रोविजन मतलब कहाँ कहाँ से सोर्स का बात कर रहा है, कहाँ कहाँ से हम लोग रिडम्पशन कर सकते हैं, किन किन सोर्सेस को यूटिलाइज करके हम रिडम्पशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, आउट ऑफ प्रॉफिट से, आउट ऑफ जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व, मतलब वही बात कर रहा है, फ्री रिजर्व से, आउट ऑफ प्रॉफिट से, फ्री रिजर्व से, फ्रेश इशू ऑफ शेयर करके भी हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इफ कंपनी यूटिलाइजेस प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को रिडम करने के लिए अगर कंपनी PL अकाउंट जनरल रिजर्व के बैलेंस को यूटिलाइज कर रहा है, तो फ्रेंड्स क्या उसका जनरल एंट्री होगा, PL अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फ्रेंड्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से दिखाएंगे। यहाँ पे कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है कि अगर प्रीमियम पे किया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के टाइम पे, तो हम लोग उस प्रीमियम को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, एक तो ये जनरल एंट्री पूछ देगा, दूसरा आपसे क्या पूछ देगा कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कब हम लोग क्रिएट करते हैं, तो इट इज क्रिएटेड व्हेन वी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। और डिवेंचर को रिडम करते समय क्या क्रिएट करते हैं हम लोग, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। करेंगे उसके बारे में भी बात। If premium is paid on redemption of preference share, then already available premium in balance sheet first utilized for this purpose। क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, अगर प्रीमियम हम लोगों को पे करना है प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पर, तो ऑलरेडी अवेलेबल जो प्रीमियम है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम, जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप पहले यूटिलाइज करो। उसके बाद भी अगर प्रीमियम देना
उसके बाद भी अगर कोई बैलेंस बचता है, ठीक है, तो उसको हम लोग फिर किसी अदर सोर्स से पे करेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम देना है प्रेफरेंस शेयर पे, तो पहले ऑलरेडी अवेलेबल प्रीमियम जो अवेलेबल है बैलेंस शीट में आप उससे उसको यूटिलाइज करो। फिर भी कुछ अमाउंट बचता है और भी प्रीमियम देने के लिए, तो उस बैलेंस अमाउंट को हम लोग दूसरे सोर्स से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, यूज ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज करते हैं बोनस शेयर यूटिलाइज इशू करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स ये यूजेस, ठीक है ना, कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ यूज होगा, जैसे कि पहले हम लोगों ने बात किया था इसके पहले के वीडियो में, आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रिजर्व को कहाँ यूटिलाइज यूज कर सकते हैं। तो ये यूजेस पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होता है बीएचयू एंट्रेंस का, दोनों में ही, आई बीकॉम में भी ले लीजिए एंट्रेंस में, एमकॉम में भी, दोनों में ही ये देखा जाता है कि यूटिलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किस सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 59 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में इधर बताया मैंने। तो टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ एनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर डिवेंचर। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, फुल्ली पेड बोनस शेयर यूज करने के लिए इशू कर सकते हैं आप, राइटिंग ऑफ एनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर, शेयर डिवेंचर इशू करते समय कोई भी खर्चा हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हम इसका भी राइट ऑफ कर सकते हैं। प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, कोई भी प्रीमियम आपको पे करना होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर पे, उसका भी यूटिलाइजेशन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर। बाई बैक मतलब क्या होता है, बात ये आ गया, बाई बैक तो कर सकते हैं, बाई बैक मतलब क्या होता है, पढ़ लेते हैं उसको भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है वो भी इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, बाई बैक मतलब क्या, जब कंपनी अपने ही शेयर को मार्केट से खुद खरीद लेता है। मार्केट में मैंने शेयर इशू किया हुआ है पब्लिक को खरीदने के लिए, लेकिन जब कंपनी अपने ही शेयर को खरीद लेता है, दैट इज नोन एज बाई बैक ऑफ शेयर। अब कंपनी कौन से शेयर को खरीदता है मार्केट से, तो अब इक्विटी शेयर को खरीदता है। देखिए कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर, लेकिन खरीदेगा कब, व्हेन मार्केट वैल्यू इज मच लेस देन बुक वैल्यू, जब शेयर का मार्केट वैल्यू बहुत ही गिर जाता है तो कंपनी अपने ही शेयर को परचेस कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसको फ्यूचर में लॉस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, बाईबैक इज ए टूल ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। बाईबैक इज ए टूल ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल विदाउट द अप्रूवल ऑफ कोर्ट, बाईबैक करने के लिए आपको कोर्ट की इजाजत, अनुमति, अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। बाईबैक इंप्रूव द अर्निंग पर शेयर, ईपीएस को इंक्रीज कर देता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अर्निंग पर शेयर को बढ़ा देता है। किस सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 68, 69, 70 एज पर कंपनी एक्ट 2013। बाईबैक ऑथोराइज होना चाहिए, मतलब ऑथोराइज होना चाहिए किससे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, तो बाईबैक मस्ट बी ऑथोराइज बाय दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेस से, जब हम मार्केट में जा रहे हैं अपने शेयर को खरीदने के लिए, हमारे पास कहां कहां से पैसे अवेलेबल रहेंगे जिसके मदद से हम लोग बाईबैक कर सकते हैं। तो हम फ्रेश इशू करके भी, शेयर फ्रेश इशू करके भी हम बाईबैक कर सकते हैं। ओल्ड शेयर को, मतलब उन शेयर को जिनका प्राइस गिर रहा है, फ्रेश इशू करके भी हम उन ओल्ड शेयर को बाईबैक कर सकते हैं अपने पीएल अकाउंट के प्रॉफिट बैलेंस से। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या दूसरा कोई फ्री रिजर्व अवेलेबल है तो उस फ्री रिजर्व को हम लोग यूटिलाइज करके बाईबैक कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ बाईबैक देखिए फ्रेंड्स, एक कंडीशन तो मैंने देख लिया कि ऑथराइज होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करिए इसको, कि कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जाता है बाईबैक से, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, कहाँ पास किया जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग में। लेकिन कब ये स्पेशल रेजोल्यूशन, कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास तो किया जाता है ही बाईबैक में, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, मतलब कब हमको बाईबैक करने के टाइम पे, कब हमको बाईबैक करने के टाइम पे ये स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके बारे में देखेंगे हम लोग।
इन द केस इफ बाईबैक इज 10% और लेस देन ऑफ पेड अप वैल्यू, अगर आप बाईबैक कर रहे हो 10% या उसके कम का पेड अप वैल्यू के पेड अप वैल्यू का 10% या उससे कम का अगर आप बाईबैक कर रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करने का जरूरत नहीं है। तो ये उसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना है। मैक्सिमम बाईबैक कितना परमिसेबल है? 25% इज परमिसेबल। किसका 25%? पेड अप कैपिटल का और फ्री रिजर्व का। मैक्सिमम बाईबैक कितना परमिसेबल है? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्रेश रिजर्व का। ठीक है, पेड अप कैपिटल मतलब यहाँ पे इक्विटी कैपिटल का बात कर रहा है, बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर ओनली 25% ऑफ कैपिटल। ठीक है, बट इन केस ऑफ, वही बात कर रहा है कि अगर इन केस ऑफ, फ्रेंड्स यहाँ पे इक्विटी कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती से मैंने इसको मेंशन कर दिया है, इक्विटी कैपिटल यहाँ होगा। देखिए मैक्सिमम बाईबैक परमिसेबल होगा 25% ऑफ पेड अप कैपिटल का, मतलब टोटल पेड अप कैपिटल का बात कर रहा है, टोटल फ्री रिजर्व ऑफ कैपिटल को मिला के। लेकिन बट इन के अगर इक्विटी शेयर, सिर्फ और सिर्फ अगर हम इक्विटी शेयर का बात करें तो सिर्फ 25% ही परमिसेबल होगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर 25% ही परमिसेबल होगा। और मैक्सिमम बाईबैक कितना परमिसेबल है? 25%। देखिए 25% दोनों में ही है, बस याद रखना है कि किसमें बोला है, पेड अप कैपिटल और फ्री। अगर बोला है कि मैक्सिमम बाईबैक परमिसेबल, आपको पता बात करना है 25% का ही। अगर बोला है मैक्सिमम इन केस ऑफ इक्विटी शेयर तो ये भी 25% ही होगा। डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बाईबैक 2:1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि पूछता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो बाईबैक के बाद कितना हो जाना चाहिए? 2:1 हो जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाईबैक शुड बी कंप्लीट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो जनरल मीटिंग में बाईबैक करने के लिए, उस स्पेशल रेजोल्यूशन, तो उस दिन से 1 साल के अंदर क्या हो जाना चाहिए फ्रेंड्स? बाईबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉर बाईबैक स्क्रो अकाउंट इज ओपन, बाईबैक करने के लिए कौन से अकाउंट का जरूरत पड़ता है? स्क्रो अकाउंट का जरूरत पड़ता है ओपन करने के लिए। स्क्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो स्पेशल पर्पस के लिए ओपन किया जाता है, दैट इज बाईबैक ऑफ शेयर। एक बार बाईबैक हो गया तो सारा का सारा क्या हो जाता है? स्क्रो अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। फ्रेंड्स प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मतलब क्या होता है? जब कंपनी गिने चुने लोगों को ही, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन या इंस्टीट्यूशन को ही शेयर इशू करता है। फॉर एग्जांपल LIC, GIC, UTI, UTI मींस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन लोगों को ही, या कुछ इन्हीं इन्हीं टाइप ऑफ सिमिलर इंस्टीट्यूशन को, मतलब गिने चुने लोगों को जब कंपनी शेयर इशू करता है, दैट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ऐसा कंपनी करता क्यों है? क्योंकि कंपनी अगर गिने चुने लोगों को, कंपनी को अगर विश्वास है कि हाँ इन लोगों को अगर हम अपने शेयर को इशू करेंगे तो तुरंत हमको पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए प्राइवेट प्लेसमेंट एक स्टेप गवर्न लेता है कंपनी अपने शेयर को इशू करवाने के लिए और जल्दी पैसे, जल्दी कैपिटल को पाने के लिए। तो इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। लॉक इन पीरियड 3 इयर्स, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा अगर शेयर अलॉट किया गया है तो 3 साल तक ये शेयर किसी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, किसी को आप सेल नहीं कर सकते हो। कौन? जिस भी इंस्टीट्यूशन को बेचा गया है प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर में शेयर्स, तो वो इंस्टीट्यूशन 3 साल के अंदर किसी को भी अपना शेयर बेच नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं लॉक इन पीरियड। तो समझ में आया? लॉक इन पीरियड मतलब आपके पास 3 साल तक वो लॉक रहेगा, आप उसको नहीं सोल्ड कर सकते। स्वेट इक्विटी शेयर, फ्रेंड्स नाम से ही पता है, स्वेट मीन्स क्या? स्वेटिंग। ठीक है, मतलब स्वेटिंग कब होगा? जब इंसान मेहनत करेगा। तो जब मेहनत कौन करता है? कंपनी के एम्प्लॉय, डायरेक्टर, ये लोग मेहनत करते हैं। तो जब स्वेट इक्विटी शेयर मींस द शेयर विच इज इशूड टू द एम्प्लॉय और डायरेक्टर एट ए डिस्काउंट, क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं दिन रात, तो इनको भी एक अपने कंपनी का हिस्सा बनाने के लिए ये एक ऑप्शन दिया जाता है एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को,
कि स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाता है, जिसमें कि इक्विटी शेयर का दाम डिस्काउंट पे इशू करवाया जाता है एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को। स्वेट इक्विटी शेयर करने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करने के लिए फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, लिस्टेड कंपनी तभी इशू कर सकता है जब वो 1 साल अपना पूरा कर चुका हो, सिंस द डेट विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस। मतलब कंपनी कमेंसमेंट के बाद वो अपना 1 साल बिजनेस चला चुका है, उस 1 साल बाद ही आप स्वेट इक्विटी शेयर अगर आपको इच्छा हो तो आप इशू कर सकते हो। इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ESOP, एम्प्लॉय ऑप्शन स्टॉक प्लान, ये एक ऑप्शन दिया जाता है, ये भी एक ऑप्शन होता है एम्प्लॉय को, कंपनी को टू सब्सक्राइब परचेस फॉर इक्विटी शेयर। देखिए फ्रेंड्स, जो स्वेट इक्विटी शेयर में था वो हम डिस्काउंट में दे रहे हैं, हम उनको एक विश्वास दिला रहे हैं कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, तो एक बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इतना मेहनत करते हो कंपनी के लिए, तो आप भी मेरे कंपनी का हिस्सा बनो। लेकिन ESOP में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बिलोंगिंगनेस नहीं दिया जा रहा है। उसमें सिंपल सा कहा जा रहा है कि आपके पास भी ऑप्शन अवेलेबल है, एम्प्लॉय आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप चाहो तो आप भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो। ठीक है ना, इसमें और कोई बात नहीं किया जा रहा है, नॉर्मल बात की जा रही है इसमें। इशू टू एम्प्लॉय, मैनेजर, डायरेक्टर एक्सेट्रा, लॉक इन पीरियड इसमें भी 1 साल का। इशू ऑफ राइट शेयर, राइट शेयर मींस द शेयर विच इज फर्स्ट ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। क्वेश्चन पूछता है इसमें से, द शेयर विच इज ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नोन एज राइट शेयर, सेक्शन 62 में दिया हुआ है। इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, ये एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंपनी जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये एसेंशियल एलिमेंट्स है तो कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख ले रहे हो तो आपका कंपनी लॉ वाला भी चैप्टर कवर हो जा रहा है शेयर का इसमें से, और अकाउंट्स का तो हो ही रहा है। तो देखिए क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए एक कंपनी के लिए। वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी सबसे अलग है, किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि ओनर से भी ये अलग है। लिमिटेड लाइबिलिटी होता है कंपनी का। परपीचुअल सक्सेशन, मतलब इसका अपना एक पहचान होता है। ठीक है। कॉमन सील, हर कंपनी का खुद का एक कॉमन सील होता है जो कि एक सिग्नेचर की तरह काम करता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी है तो शेयर ट्रांसफरेबिलिटी होता है। ठीक है, एक से दूसरे शेयर होल्डर के पास बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी का जो प्रॉपर्टी होता है वो कंपनी के नाम पर होता है। ठीक है, वो ओनर के नाम से प्रॉपर्टी नहीं होता है, कंपनी के नाम से ही कंपनी का प्रॉपर्टी होता है। कैपेसिटी टू स्वी, कंपनी अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकता है और कंपनी के नाम पर भी कोई पर्सन केस कर सकता है इसके ऊपर। फ्रेंड्स, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मतलब होता है विंडो ड्रेसिंग, कभी कभी पूछ देता है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मतलब क्या होता है। डिफंड कंपनी, डिफंड कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। देखिए, कंपनी हुज नेम इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के रजिस्ट्रेशन से अगर आप किसी कंपनी के नाम को हटा दोगे तो वो कंपनी डिफंड कंपनी कहलाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फ्रेंड्स 6 क्लॉज होते हैं, कभी कभी पूछता है कितने क्लॉज होते हैं, तो 6 क्लॉज होते हैं। उन क्लॉज का नाम भी आप याद कर लो, नेम क्लॉज, रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, यही 6 क्लॉज होते हैं। कभी कभी आपको नाम देके भी पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इज नॉट रिलेटेड टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो आप 6 क्लॉज का नाम याद रखो, इसके अलावा जो क्लॉज होगा वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्लॉज नहीं होगा। अल्टरेशन ऑफ कंपनी नेम, कंपनी के नाम को अगर आपको चेंज करना है, अल्टरेशन मतलब चेंज, कंपनी के नाम को अगर आपको चेंज करना है, बदलना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपको 30 दिन पहले नोटिस देना होगा कि आप कंपनी के नाम को चेंज करके किस नाम से करना चाह रहे हो। फ्रेंड्स, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक टर्म है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर,
अगर कंपनी बियॉन्ड द पावर काम करता है, मींस इट इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस को दो पार्ट में बांटा गया। अगर बोर्ड बियॉन्ड द पावर काम किया तो मे बी रेटिफाइड, मतलब शायद वो छोड़ा जा भी सकता है, माफी दिया जा भी सकता है। मे बी लिखा है, मैं कह रहा हूं सकता है, जरूरी नहीं कि दिया जाएगा ही, ठीक है। और अगर कंपनी कोई बियॉन्ड द पावर काम किया, नॉट रेटिफाइड, किसी भी हाल में माफी नहीं मिलेगा, पेनाल्टी लगने वाला है। स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस 3 days बिफोर द इशू सबमिट टू द रजिस्ट्रार। आप इशू करना चाह रहे हो अपने शेयर्स को, तो आपको स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा 3 दिन पहले। क्या कहा कि आप शेयर इशू करना चाहते हो तो स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ेगा 3 दिन पहले। अंडरराइटर क्या कौन होता है? अंडरराइटर इज द एजेंट ऑफ द कंपनी हु अंडरटुक द लायबिलिटी टू सेल द शेयर। अंडरराइटर मतलब वो एजेंट होता है जो कंपनी के शेयर को सेल सब्सक्राइब करने का गारंटी लेता है। शेयर सर्टिफिकेट नॉन ट्रांसफरेबल। डिबेंचर हैव ए फ्लोटिंग राइट। चार्ज, दो तरीके के चार्ज होते हैं डिबेंचर में, फ्लोटिंग एक फिक्स। फ्लोटिंग मतलब जो एक एसेट से दूसरे एसेट में फ्लोट हो सकता है, मतलब ट्रांसफर हो सकता है। फिक्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोन लिए हो, कंपनी लोन लिया है अपने बिल्डिंग को गिरवी रख के, तो अगर फिक्स चार्ज है तो उस बिल्डिंग के ऊपर ही वो चार्ज रहेगा। अगर फ्लोटिंग चार्ज है तो बिल्डिंग के ऊपर चार्ज रहेगा। हो सकता है बिल्डिंग बिक गया तो कोई और एसेट्स है तो फिर उस एसेट्स में वो चार्ज बन गया। तो फ्लोटिंग मतलब एक से दूसरे एसेट्स में चार्ज बनता जाएगा। फिक्स मतलब जिस एसेट्स को आप चार्ज पे रखे हो डिविडेंड डिवेंचर इशू करते समय, लोन लेते समय, वही काली चार्ज होगा। फ्रेंड्स जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अनपेड डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है फ्रेंड्स? जो शेयर पे जो रिटर्न मिलता है उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। लेकिन अगर उसी शेयर पे आपको डिविडेंड नहीं मिला तो क्या होगा? देखिए, वंस डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड ट्रांसफर्ड इन डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, मिल गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया और ट्रांसफर भी कर दिया गया कंपनी द्वारा, बट नॉट हैज बीन क्लेम बाय शेयर होल्डर, लेकिन शेयर होल्डर ने अभी कोई क्लेम नहीं किया 30 दिन तक के अंदर। क्या कहा मैंने फ्रेंड्स? एक नॉर्मल कंडीशन ये होता है कि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, पेमेंट हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा केस हो गया कि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, कंपनी ने डिविडेंड अकाउंट पैसे ट्रांसफर भी कर दिए, लेकिन अभी तक शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया है 30 दिन तक भी। तो क्या होगा? अगर 30 दिन तक क्लेम नहीं किया है, द कंपनी शैल ट्रांसफर सच अनपेड डिविडेंड विद इन 37 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अनपेड डिविडेंड। मतलब डिक्लेरेशन होने के बाद 37 दिन के अंदर, या तो कह ले फ्रेंड्स 30 दिन तक तो डिक्लेयर आपने किया, नहीं क्लेम किया, 7 दिन के अंदर, मतलब 7 दिन के और अंदर, 7 दिन के और अंदर ये क्या किया जाता है? अनपेड जो ये अमाउंट है इसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कहा मैंने फ्रेंड्स? कि अगर अनपेड डिविडेंड को अगर क्लेम नहीं करता है शेयर होल्डर, तो उसको 7 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद भी अगर क्लेम नहीं आया तो 7 दिन के अंदर आपको डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा 37 डेज। मैंने 37 डेज कब से लिया है? जब से डिक्लेयर किया है कंपनी ने, तो तब से तो 37 डेज हो ही गया। 30 दिन तक तो टाइम दिया और 7 दिन के अंदर ये वाला, समझ में आया कैसे 37 दिन आया? तो नहीं हुआ अगर, तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इट इज नॉट ट्रांसफर अगर इन 7 दिन के अंदर, मतलब 37 दिन, इन अदर वर्ड 37 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अगर 37 दिन के अंदर ट्रांसफर नहीं करता है कंपनी, तो कंपनी को 12% रेट के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है। डिविडेंड वारंट शुड बी पेड विद इन 30 डेज। डिविडेंड वारंट को भी 30 दिन के अंदर देना पड़ता है। अकाउंट बुक प्रिजर्व फॉर 8 ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट को आप प्रिजर्व कर सकते हो 8 साल तक। इन केस ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इफ डिविडेंड इज एरियर फॉर 2 ईयर, देन ही हैव ए राइट टू वोट।
देखिए फ्रेंड्स, कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर अगर 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे नहीं दिए गए हैं, डिविडेंड नहीं दिए गए हैं, तो उनको वोटिंग राइट मिल जाता है, ठीक है ना। और नॉन कम्युनिटी के केस में 3 साल तक का अगर डिविडेंड एरियर हो गया तो 3 साल बाद उसको वोटिंग राइट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था शेयर का वीडियो। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो। ये शेयर का सेकंड पार्ट है, इसके पहले फर्स्ट पार्ट भी वीडियो अपलोड हो चुका है। इससे ज्यादा आपको शेयर में नहीं पूछा जाएगा, BHU BCom एंट्रेंस, MCom एंट्रेंस। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से करिए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करिए। हमारे कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करके उसमें जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज है उसको परचेस कर लीजिए और उसको अटेम्प्ट करिए, जिससे कि आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं और भी एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा आपका वीक पॉइंट है और उसको और भी इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।